नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जिस तरीके का हमने कारोबारी सत्र फ्राइडे को देखा था, अच्छा खासा वहां से हमें बाउंस बैक आता हुआ मार्केट के अंदर दिखाई दिया है। निफ्टी में अच्छे खासे वापस से एक रिवाइवल की जो रणनीति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट अगर आज बात करी जाए पीएसयू बैंक्स की, तो वहां पे भी जो कारोबार है वो शानदार तौर पे देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें एक इन ग्रीन बिजनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे वोल्टास, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे कुछ शेयर्स हैं जहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज मॉनसून जल्दी आने के चलते जो रूम एसी का सेगमेंट है वहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, जिसका रिएक्शन सीधा सीधा स्टॉक के प्राइस में हमें आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया है। शो के स्टार्टिंग में मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई थी मेरे को एंकर श्रेया ठाकुर और साथ ही साथ मार्केट गेस्ट प्रकाश गाबा जी। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल और कैसा रहा आपका वीकेंड? गुड मॉर्निंग टू यू बोथ ऑफ यू। वीकेंड तो बहुत ही अच्छा था। मैं दिल्ली गया था कल सुबह, शाम को वापस आ गया। हेक्टिक था आपका अब जस्ट हाफ एक ही मीटिंग था और कुछ नहीं, वेरी क्विक मीटिंग केम है। अच्छा रहा मीटिंग। दूसरा, मार्केट मुझे अच्छा लगता है आज, क्योंकि जो आज का लो मिला है और जो बाउंस मिला है उसके हिसाब से लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है। अगर आज का लो कोई स्टॉप लगा कर चले तो शायद यहाँ से एक अप मूव बन सकता है। अब भी अब निफ्टी की बात करें, मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, 24,600 पॉसिबल है। यस। और बैंक निफ्टी फर्स्ट मेरे ख्याल से 55,700 पॉसिबल है। तो यहाँ से एक अपमूव बनता है, लेकिन आज का लो स्टॉप लॉस चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं होगा, पॉसिबल है, लेकिन लगता नहीं टूटेगा। तो यस, अपमूव इज ऑन, सो फार लुक्स ओके। ओके, काफ़ी ओवरसोल्ड हो भी गया था मार्केट और आज जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है, डेज हाई पर इनफैक्ट आज जो मार्केट अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक देख लीजिए आप, निफ्टी देख लीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप भी सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि फ्लैट कारोबार, ब्रेथ ठीक ठाक नजर आएगी। और सेक्टर स्पेसिफिक जैसा कि बात कह रहे थे हम, पीएसयू बैंक्स में आज अच्छी खरीदारी है। देखते हैं कि अब यहाँ से दिशा और दशा कैसी रहती है मार्केट की, और उसके मद्देनज़र हम आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स और उस सब पे भी बातचीत करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी सवाल पूछ सकते हैं। मुझे कंचन को टैग करके, सीएनबीसी आवाज़ को टैग करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहा है। अभी कॉलर्स से जुड़ने में थोड़ा वक्त है, लेकिन अगर बात की जाए आज मार्केट की, तो पीएसयू बैंक में शानदार रैली। एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाएंगे आप? करीब करीब 2% ये पूरा सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करें, 2% की रैली के साथ साथ डेज हाई पर पीएसयू बैंक कारोबार कर रहा है। और इंडियन बैंक सबसे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे 2.5%। एसबीआई रखिए स्क्रीन पर एक बार, 2% से ज़्यादा की तेज़ी। और सुबह मैं रिपोर्ट भी पेश कर रही थी, गाबा सर 1050 तक के टारगेट एसबीआई के लिए आए हैं। ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं ब्रोकरेजेस भी, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कॉल नहीं आ रही है। और बात की जाए सेक्टर से पूरा कंपेयर किया जाए तो एसबीआई ने ग्रोथ, लोन ग्रोथ के तर्ज पर अच्छे नंबर दिए हैं, प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो अब चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड एसबीआई जिनके पास है वो तो होल्ड करे, लेकिन जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या हिदायत, कौन से लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है फिलहाल? देखिए शेयर, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है ये अपमूव ऑन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब काफी कंसोलिडेशन हो रहा है 3-4 महीने से, लेकिन बायस अपसाइड है। और आज का जो न्यूज़ है आईसीआईसीआई बैंक का, उसका पैसा तो वो एसबीआई में शिफ्ट होगा, और एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू बैंक्स है। तो स्ट्रक्चरली ओके। अब ट्रेड करा 821, जिसके पास है वो तो होल्ड कीजिए, जिसके पास नहीं है ऐड कर सकते हैं। 800 एक बेस बन चुका है, 800 बहुत अच्छा बेस बना है। मेरे ख्याल से अब नियर टर्म टारगेट करीब 875 900 वहां तक जा सकता है। और एक बार 900 चला गया ना, तो इसमें सेटअप और अच्छा हो जाएगा। तो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पर एसबीआई बढ़िया लगता है स्ट्रक्चर। तो इस बाय ऑन होल्ड, बाय ऑन डिप्स। ओके, बाई मोड में है और 800 तक अगर आए तो आप
फिर से खरीदारी कर सकते हैं, और 900 का अगर लेवल ब्रीच किया तो फिर और यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आपके रडार पर होना चाहिए एसबीआई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैनेजमेंट से बात करते हैं कमिंस इंडिया के। Q1 में कमिंस इंडिया लिमिटेड की रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे 26% की बढ़ोतरी रही है, तो प्रॉफिट में 40% का उछाल दिखा है और साथ ही मार्जिन भी सुधरा है। इस तिमाही की नतीजों और आगे के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी की एमडी श्वेता आर्या जुड़ रही हैं। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सुप्रभात। सबसे पहले कमिंस इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी शानदार क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है। इसके पीछे के कारण क्या रहे, कौन से की ड्राइवर्स रहे? थैंक यू आपके सवाल के लिए। तो इस क्वार्टर में जैसे कि पावर जनरेशन में जो हमारा काफ़ी बड़ा बिजनेस और काफ़ी पुराना बिजनेस है इंडिया में, तो डोमेस्टिक मार्केट में पावर जनरेशन में हमको काफ़ी सारे सेगमेंट्स में अच्छा डिमांड देखने को मिला, जो हम एग्जीक्यूट भी कर पाए और अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स पहुंचा पाए। इंडस्ट्रियल मार्केट में रेलवे में काफ़ी अच्छा डिमांड था जिसको हम एग्जीक्यूट कर पाए, और कंस्ट्रक्शन, कंप्रेसर, माइनिंग, ये सब सेगमेंट्स में भी डिसेंट डिमांड था। हमारा आफ्टर मार्केट बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है, वहाँ पे भी अच्छा डिमांड देखने को मिला और हमारी टीम्स ने काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन किया। तो ये तो रही बात डोमेस्टिक मार्केट्स की। और एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा काम जो हमारा चल रहा है, अलग अलग मार्केट्स जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं वहाँ पे काफ़ी काम चल रहा था, तो वहाँ से कुछ अच्छी डिमांड थी इस क्वार्टर में जिसको हम फुलफिल कर पाए। तो काफ़ी पावर जनरेशन में, इंडस्ट्रियल बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में और एक्सपोर्ट्स में भी सब जगह से डिमांड थी जो हम फुलफिल कर पाए, एंड इस वजह से ये क्वार्टर ऐसा रहा। बिल्कुल, लेकिन श्वेता जी, एक्सपोर्ट्स को लेकर ही मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉन कॉल के दौरान आपने एक्सपोर्ट्स को लेकर थोड़ा कॉशियस रुख अपनाया है। क्या इसके पीछे टैरिफ ही एक बड़ा कारण है या फिर डिमांड को लेकर भी आप चिंतित हैं? डिमांड भी क्या चिंता का विषय है फिलहाल? सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, ये हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि कोई क्लियर ट्रेंड किसी मार्केट से आ नहीं रहा। हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी मार्केट्स में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, लैटिन अमेरिका में जाते हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट में जाते हैं। तो कहीं से ऐसा क्लियर ट्रेंड आ नहीं रहा, और अलग-अलग मार्केट्स में अलग-अलग जगह पे इश्यूज चल रहे हैं। कहीं पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, कहीं पे टैरिफ रिलेटेड हैं, कहीं पे उनकी लोकल डिमांड में इश्यूज हैं। तो ये हम देख रहे हैं थोड़े टाइम से, इसलिए हम थोड़ा कॉशियस हैं, क्योंकि अगर हमको ये क्लियर ट्रेंड दिख रहा होता कि ये एक मार्केट है जो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां हम केटर कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, तो वैसा कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। इश्यूज अभी भी चल रहे हैं अलग अलग मार्केट्स में, और डिमांड रिलेटेड भी हैं और दूसरे इश्यूज भी हैं। हाय श्वेता जी, कंचन बात कर रही हूँ। अगला सवाल मैं पावर जनरेशन सेगमेंट से आपसे पूछना चाहूँगी। बेसिकली इस टाइम पे प्राइसिंग की तरफ नज़र डाली जाए तो किस तरीके का ट्रेंड जो है वो पावर जनरेशन में दिखाई दे रहा है मूविंग फॉरवर्ड? तो हम अभी तो अपनी प्राइसिंग होल्ड कर रहे हैं। पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं आप शायद, तो उसमें हम प्राइसिंग होल्ड कर रहे हैं अभी। लेकिन जैसे कस्टमर की नीड होती है, जैसे डील्स आती हैं अलग अलग सेगमेंट में, तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग डील्स के लिए चेंज करते हैं। लेकिन ब्रॉडली हम लोगों ने प्राइसिंग होल्ड की हुई है अभी। तो प्राइस पावर जनरेशन में तो समझ में आ गया, लेकिन इस टाइम पे हम देखें तो जो कंपनी का सेग्रीगेशन है वो काफ़ी सारे फोटेज में है। इस टाइम पे अगर हम बात करें डेटा सेंटर्स की, या फिर अगर हम बात करें स्टोरेज यानी कि बैटरी स्टोरेज का देखें, तो किस तरीके की ग्रोथ आपको आने वाले टाइम पे इन पर्टिकुलर सेगमेंट से दिखाई दे रही है? डेटा सेंटर मार्केट का अच्छा ग्रोथ आउटलुक है। थोड़े क्वार्टर्स, लास्ट पिछले 3-4 क्वार्टर्स से हम देख रहे हैं कि डेटा सेंटर स्टेडी तरीके से बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, और कुछ ग्लोबल प्लेयर्स हैं जिनको हम इंडिया में जो काम करते हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो हम वो स्टेडी ग्रोथ देख रहे हैं डेटा सेंटर मार्केट्स में, और आगे के आने वाले टाइम में भी एंटिसिपेशन है कि ये रहेगी डेटा सेंटर की ग्रोथ।
और जहाँ तक कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सवाल है, तो हमने वो प्रोडक्ट अभी-अभी लॉन्च किया है। तो अभी हम कस्टमर्स से मिल रहे हैं और उनको इस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स ये सब समझा रहे हैं। हमारा मानना है कि आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम इस प्रोडक्ट से ग्रोथ देख पाएँगे। ओके, डाटा सेंटर फिलहाल यहाँ से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और बैटरी स्टोरेज हालांकि आपने भी मेंशन किया क्योंकि नया प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या दिशा दशा होती है वो बाद में पता चलेगी। लेकिन श्वेता जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए क्या आउटलुक होगा आपका, गाइडेंस साझा करेंगे आप? फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हम डबल डिजिट ग्रोथ एंटिसिपेशन है हमारा। हमारा कोशिश यही रहती है कि इंडिया का जीडीपी जैसा है, उसके डबल हम कंपनी को ग्रो कर सकें। तो डबल डिजिट ग्रोथ के आसपास हमारा ग्रोथ का नजरिया है। ओके, बहुत शुक्रिया श्वेता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और कॉलर्स से अब जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। विशाल, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास अशोक लेलैंड के 100 शेयर है 117 रुपए के भाव से, तो उसको होल्ड करे या सेल करे, उसके लिए का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म में। 1 साल मान ले फिर। यस यस। ठीक है। अशोक लीलैंड 3% की तेजी के साथ डे हाई पर है। हालांकि आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल फ्लैट 118 पे कर रहा है कारोबार। गावस्कर, अशोक लीलैंड, अक्सर बात होती रहती है आपसे, 6 महीने में करीब करीब 17% का रिटर्न इसने दिया है। 132 इसका 52 वीक हाई, करेक्ट होकर 118 के लेवल पर। आपका भाव जो आप मेंशन करते थे वो आ गया क्या सर, और इनको क्या करना चाहिए विशाल को? नहीं, मेरा भाव अब तक नहीं आया बाय का। मैं हमेशा बहुत सोचता हूँ कि मेरे अच्छी जगह पे मिले, मुझे कभी नहीं मिलता, इसलिए मैंने हमेशा मिस आउट किया अशोक लेलैंड को। स्टॉक बढ़िया है, मेरा भाव आएगा तो मैं जरूर लूंगा, नहीं आएगा तो छोड़ दूंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक टू चेस। स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास है ऑलरेडी, तो होल्ड कीजिए। 130-35 का हाई कभी हमने देखा है, अगर वो पार कर लेगा फिर 150 जाएगा। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन बाय ऑन डिप स्टॉक है अशोक लेलैंड, बढ़िया स्टॉक है, बड़ी पैडिग्री है। ओके, बढ़िया स्टॉक और बाय ऑन डिप्स पे इस टाइम पे आपको जो स्ट्रैटेजी है वो अपना के चलनी है। मूविंग फॉरवर्ड, हिसार से रणधीर जी हमारे साथ जुड़ गए। रणधीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम MMFL के 399 पे भी 180 शेयर है मेरे पास। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मिड टर्म? लॉन्ग टर्म है मैम। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। इसकी आज अर्निंग कॉल भी है, वैसे 12 बजे के टाइम पे इसकी अर्निंग कॉल आनी है, और आपने जो प्राइस बताया दैट इज 399 का 312 पे कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर हम इसके रिजल्ट देखें Q1 के, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 31% तक साल दर साल गिरा है। वहीं अगर ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो वहाँ पे भी थोड़ी सी कमजोरी सस्टेन दिखाई दे रही है। बट टेक्निकल चार्ट्स पे गाबा जी किस तरीके से प्लेस्ड है ये? स्टॉक का नाम मैंने सुना नहीं और दिखाई दे नहीं रहा है मुझे स्क्रीन पर। MM फॉर्जिंग, MMFL। MMSL। यस, कुछ- MMFL, और BSE में 522241। 522241 राइट। MMF बिल्कुल मिल गया है। तो लगता है वीक थोड़ा, पॉसिबल है कि अब तक सेल मोड पर है, लेकिन अगर आपको मिलता है तो 340-350 में थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर कोई हायर टाइम फ्रेम पे अगर मुझे कोई चार्ट नजर आते नहीं, फिलहाल वीक ही है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा जब वो 350 पार कर लेगा। MMFL, MM फोर्जिंग्स। MM4 रिंग्स, ठीक है। तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी 350 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। हालांकि आज निचले स्तरों से रिकवरी दिखाकर करीब करीब आधा फीसदी से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब अगले कॉलर से जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। मितेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकोट से। मितेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो मैम? मैं टू, आप कैसे हैं? बस जो बढ़िया। जी, सवाल आपका सर। मैम मेरे पास सुंदरम फास्टनर पड़ा है, वो 19 शेयर है, 1221 वाला है, तो उसको क्या किया जाए? लॉन्ग टर्म से ही पड़ा है, 1 साल से। 1 साल से पड़ा है, ओके। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था हालांकि? वैसे मितेश जी काफ़ी गाबा सर लॉस में चले गए हैं ये, और 1400 करीब करीब 1500 तक ये स्टॉक, इसका 52 वीक हाई है, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो गया है, 927 के लेवल पर है, और लॉस 300 रुपये प्रति शेयर का झेल रहे हैं। छोटा मोटा लॉस है नहीं इनको।
चार्ट्स पे स्ट्रेंथ मुझे तो नहीं नज़र आ रही। एक महीने में 10% करेक्ट हुआ है। इस साल में अब तक अगर बात की जाए 12% की करेक्शन, और पूरे सेक्टर में इसने अंडर परफॉर्म किया है। क्या करना चाहिए सर? यहाँ से एग्जिट कर लिया जाए क्योंकि लॉस काफ़ी है, या फिर अभी भी होल्ड करें? उनका भाव आपको वापस आता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, मुझे भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती सुंदरम फास्टनर्स में। अब 1400 के आसपास एक एग्जॉशन पैटर्न है, उसके बाद एक गिरावट देखी हमने। अब भी वीक है और 1000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, वो भी ब्रीच हुआ, उसके नीचे ट्रेड करा है 926 पर। अब तो ऊपर जाएगा तो 1000 में रेजिस्टेंस आएगा। अब 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया। मेरे ख्याल से और भी गिरावट बाकी है। इनका नजरिया क्या मुझे पता नहीं, लेकिन है वीक स्टॉक। ये तो हाँ, नहीं, एक सेकंड में माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन करना क्या चाहिए सर? वो तो बताया नहीं आपने। 1 साल के लिए है इनके पास, अब क्या मैं होता करें? तो मैं एग्जिट निकल करें? जाता, मैं होता तो निकल जाता। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो होल्ड कीजिए, लेकिन मैं निकल जाता। ओके, अगर लॉस कितना हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? 300 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रही हैं। तो होल्ड करना चाहिए फिर तो। लेकिन बहुत गलत जगह पे ले लिया, फिर होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। तो शॉर्ट पेन टर्म होगा, वक्त लगेगा, बट अल्टीमेटली इवेंचुअली रिकवर। ओके, तो थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। शॉर्ट टर्म में वापस से एक रिवाइवल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे। मूविंग फॉरवर्ड, कोलकाता से हमारे साथ अनिमेश जी जुड़े। अनिमेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है? मॉर्निंग गाबा सर। मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है, 1500 क्वांटिटी है और एवरेज है 152 सर। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था सर मैम, लेकिन अभी तो काफी दिन से थोड़ा नीचे ही जा रहा है मैम। ठीक है, आपके जो खरीदारी का भाव है वहाँ से एक अच्छा अप मूव मिल गया है। और अभी इसके जब नतीजे आए थे 27 तारीख को, आई थिंक इसके 27 जुलाई को इसके नंबर्स आए थे। नंबर्स में हमें स्लाइटली पेन देखने को मिला था। जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ा सा डेट्रोइटेशन हमें आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जो उस दिन की क्लोजिंग थी 27 की, 240 की क्लोजिंग थी, वो उसी भाव पे वापस आ गया। नीचे गिरा था, लेकिन आज वापस से इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। गाबा सर, आगे किस तरीके से प्लेस्ड है? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आया था वो भी खत्म हुआ, अप मूव ऑन है। तो मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी। अब कंसोलिडेशन फेज पे अप मूव मिलना चाहिए, शुरू होगा यहाँ से। नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड करने की राय फिलहाल, और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। पूरा पीएसयू बैंक स्पेस अगर आप देखें तो शानदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 2% की तेजी के साथ डे हाई पर। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दत्ता जी गोवा से। दत्ता जी, हाय, गुड मॉर्निंग। जी दत्ता जी, मैं सुन पा रही हूँ आपका सवाल। I'm holding 2,000 shares of Hindustan Zinc Limited at the rate of 440. And I purchased this recently in the month of July. So I wanted to take the view on the same from Gaba sir. ओके, गाबा सर, हिंद जिंक क्या करना चाहिए आपको? 440 दिन की खरीद है और फिलहाल तो लॉस में ही है, लेकिन छोटा ही मोटा लॉस अभी नजर आ रहा है इनका। आज 0.1% की गिरावट के साथ डे लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 627 तक गया था, अब 417। क्या हिदायत इनको? 355 पॉसिबल है, वहां तक सिप आ सकता है। अगर वो सहन कर सकते हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 350 355। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा जब वो पार कर लेगा अराउंड 450। फिर उसके बाद एक अप मूव मिलना चाहिए। थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, चार्ट बढ़िया है, स्ट्रक्चर है, लेकिन इतना बढ़ने के बाद 300 से 800 चला गया था, इतनी गिरावट तो आएगी ना। अब लोअर लेवल थोड़े पॉसिबल है 350 355 तक, वहां पर देखना पड़ेगा। सहन करना कर सकते तो होल्ड कीजिए, वरना एग्जिट। इनका नजरिया क्या है वो देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म नज़रिया से ही है उनका, और लेकिन 375 तक जा सकता है, होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से हिंद जिंक में फिलहाल नजर आ रही है। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।